Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing prelims special series जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। हर दिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे कर कर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शेड्यूल, प्रीएम्बल। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का हम राज व्यवस्था देखते हैं, उसमें प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें पता है कि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने ये भी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जीक्यूटिव का, उस एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम भारत के संविधान के इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कि 22 पार्ट्स हैं भारत के संविधान में, और पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो वहां पे एग्जीक्यूटिव आता है, और एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल्स यहाँ पे डील करते हैं फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट 52 से शुरू हो जाता है, 78 तक जाता है, फिर 52 से 62 डील्स विद द प्रेसिडेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये सवाल निकल के होता है कि क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है या डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज का क्या कंसेप्ट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट का क्या रोल होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसेप्चुअली प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। और हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो दैट गेव द आइडिया विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि प्रेसिडेंट पे कैसे, टॉपिक पे सवाल कैसे बनते हैं। तो हम हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे और वहाँ से कोई कंसेप्ट निकल कर आता तो उसे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो सवाल पूछ रहा है कि हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक। अब यहाँ पे देखिए, रिपब्लिक की बात करते हैं। वी नो दैट इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री और हम एक रिपब्लिकन कंट्री है, स्टेट है। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुन कर आते हैं, ना कि हेरिडेटरी। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश का सिस्टम देखेंगे, वहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुन कर आते हैं, इसलिए मोनार्की स्टेट बोलते हैं। पर्टिकुलर वहाँ पे जो किंग क्राउन जो होते हैं, वहाँ टॉप ऑफ द पोस्ट पे जो बैठा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हेरिडेटरी पोस्ट है, एक के बाद एक ट्रांसफर होता है। लेकिन हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुन कर आते हैं, इसलिए हम भारत एक गणराज देश है, इसे हम रिपब्लिक स्टेट बोलते हैं। अब उसमें हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक कौन होगा? तो वी नो दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक और हेड ऑफ द स्टेट। जब आपसे पूछा जाएगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट चलाने के लिए जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश किंग। ये असर्शन सही है, क्योंकि भारत का प्रेसिडेंट जो है वो ब्रिटिश किंग के प्रेसिडेंट से या ब्रिटिश किंग से अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चुन कर आते हैं। और ब्रिटिश किंग क्या होता है? हेरिडिटरी होता है, हमेशा आज ये हैं तो उन्हीं के फैमिली से कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएंगे। लेकिन भारत में फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज इलेक्टेड। दूसरा क्वेश्चन रीजन ये कह रहा है, इसका रीजन क्या क्या कह रहा है असर्शन का? ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू द दैट ऑफ अमेरिका। ये भी गलत है, रीजन गलत है, क्योंकि ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिका का अगर प्रेसिडेंट के पावर्स को देखेंगे, ड्यूटीज को देखेंगे, बहुत डिफरेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द इंडियन प्रेसिडेंट। तो आंसर विल बी सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो कहने का मतलब ये सही, असर्शन सही है, पर जो रीजन दिया गया वो गलत है। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन द इम्पॉर्टेंट, द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है, मैंने अभी आपको बताया। एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 53 हो या 74 हो, उससे हमें समझाता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं के नाम पे सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी पूरा किया जाता है। देयर इज द नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये ऑप्शन आर गलत है, रीजन गलत है, तो आंसर विल बी अगेन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऐसे असर्शन रीजन भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रेसिडेंट, इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहले रिवीजन कीजिए नोट्स को, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो रिवीजन प्लस ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, और बीपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर्स either directly or through the officers subordinate to him, through minister, through prime minister, through cabinet, none of the above। तो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेसिडेंट अपना पावर जो एक्सरसाइज करते हैं थ्रू डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो कहने का मतलब जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू या डायरेक्टली उन्होंने एडवाइस किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को, तो ऐसे थ्रू वो पावर एक्सरसाइज करते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया, वो आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, मैं अगेन बताया ये हेड ऑफ द स्टेट की बात की जा रही है, ना कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट भारत में हमेशा कौन रहेंगे, एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट। Moving forward, according to the Constitution of India, the executive power of India shall be vested in President, Prime Minister. Answer will be President, क्योंकि मैंने अभी बताया आर्टिकल 53 explain that the executive power of head of the state vested to the President of India. अगेन आई एम क्लियर कि अगर यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता तो वो पावर कौन एग्जीक्यूट करता, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट की बात की जा रही है तो ऑलवेज प्रेसिडेंट। तो आंसर विल बी ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट, तो ये आर्टिकल 53 में एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में ये एक्सप्लेन किया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट, आंसर विल बी सी। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर, ऐसे देखिए बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हैं एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर, आर्टिकल 53 को लेकर। तो एग्जीक्यूटिव पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन प्रेसिडेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया वेस्टेड प्रेसिडेंट, अगेन आंसर विल बी बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट। कंसर्न द बिजनेस, ये गलत है क्योंकि 53 इसका ऑप्शन होगा, तो आंसर विल बी बोथ ए आर ट्रू and R is the not correct explanation of P. He represents the nation but does not lead the nation. This dictum applies to whom of the following? Answer will be president. अगर प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी फॉरेन देश में जाते हैं और दो देशों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट साइन होता है, दैट एग्रीमेंट साइन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन वो पावर ऑथोरिटी किसे मिला रहता है, प्रेसिडेंट साइन कर आते, प्राइम मिनिस्टर साइन कर आते हैं और पार्लियामेंट में वो बिल पास करते हैं, लास्ट में वो रेटिफाइड होता है। तो अगर ये फ्रेज देखिएगा, ही रिप्रेजेंट द नेशन, क्योंकि उन्हीं के नाम पे एग्रीमेंट साइन होता है। भारत को प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और लेकिन देयर हैव नो एनी रोल, और वो लीड नहीं करते। तो ये सारा जो फ्रेज और वो जो कंसेप्ट है किसको निकल कर आता है, प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, आंसर विल बी द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो मैंने बताया कि डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं, ब्रिटेन की तरह नहीं, यहाँ पे हेरिडेटरी पोस्ट है। अब बात होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं या डायरेक्ट होते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जो भारत के सिटीजन है वो प्रेसिडेंट नहीं चुनते हैं। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसमें भी डिस्कस हुआ कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स हो,
लेकिन जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, उनका ये मानना था कि दो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अगर रिप्रेजेंटेटिव बैठकर आएंगे, पीपल के द्वारा चुनकर आएंगे, तो उनके बीच में पावर क्लैश होगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि दोनों तो रिप्रेजेंटेटिव है और सिटीजन के द्वारा चुना गया, तो किसकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल से प्ले की जाएगी, संविधान किसको सबसे ज़्यादा पावर दिया जाएगा। इसलिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस रखा गया, सिटीजन्स ऑफ पीपल्स को दूर रखा गया। व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, उनके लिए हम डायरेक्ट इलेक्शंस रखे गए और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट में बैठते हैं थ्रू द इम्पॉर्टेंट जनरल इलेक्शंस। तो भारत में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये सब कंसेप्ट है, आपको याद रखना है क्योंकि आपने पढ़ा है, लेकिन मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू वो रिवीजन कर रहा हूँ और साथ में क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। अब ये सवाल होते हैं कि कैसे कौन चुनेंगे, उनका इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा, कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनेंगे। तो जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ये याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स नॉट नॉमिनेटेड। दोनों जगह नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। राज्यसभा में 12 है और लोकसभा में 2 है, लेकिन वो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स अब वो रिमूव हो गए थ्रू द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव्स अगर वहां नहीं पहुंच पाते थे तो प्रेसिडेंट उसी में से प्रेसिडेंट 2 नॉमिनेट करते थे, पर अब ये क्लॉज रिमूव कर दिया गया थ्रू दिस अमेंडमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो पहला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड थर्ड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, यही 3 लोग हैं, यही 3 जो इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। The elected. There is no role of any nominated members. Nominated members का रोल इम्पीचमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए जाते हैं, अब चुनना चाहते, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना चाहते हैं, तो देयर इज नो रोल ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर। तो ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट के मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स और ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, तो जहां पे दिल्ली और पुडुचेरी। इंडिया, द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम। ये दोनों मेथड यूज किए जाते हैं। मैंने बताया इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, साथ में उनका इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। वो कैसे बनेगा वो भी मैंने अभी बताया। और जो वोटिंग प्रोसेस होगा वो होगा सिंगल, हर एक को एक सिंगल वोट का दर्जा मिलेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्लस प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम। ये मेथड है, ये तरीका यूज किया जाता है इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनडायरेक्ट इलेक्शन और सिंगल ट्रांसफरेबल और वोट सिस्टम। तो आंसर विल बी बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बताया ये रहते ही हैं, स्टेटमेंट 1 इज राइट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ले नहीं, बोथ हाउसेस नहीं, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसको हिंदी में विधान परिषद बोलते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स लाइक बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे करके 6 स्टेट्स है, उड़ीसा, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उनका मेंबर का कोई रोल नहीं रहता रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सिर्फ विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ
स्टेट ऑल स्टेट्स, ये सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौडीचेरी, मैंने अभी बताया, तो आंसर इज 3। आंसर विल बी 1, 3, 4। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? डी में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है जो मैंने अभी सारा डिस्कस किया और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे। मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। देखिए यहां पे कंफ्यूज कर रहा है, मेंबर्स में दोनों हो जाते हैं, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो मेंबर्स में तो दोनों आएंगे, इलेक्टेड हो साथ साथ में नॉमिनेटेड हो। और थर्ड ऑप्शन ने क्लियर कर दिया है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। तो जितना क्लियर ऑप्शन से हमें समझ में आएगा हम उसी ऑप्शन को टिक करेंगे, तो आंसर विल बी सी। कंफ्यूज नहीं होना, जब मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों चीज क्लियर हो रहा है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, और इस ऑप्शन में क्लियर कर दिया गया इलेक्टेड। आंसर विल बी सी। ये एमपी पीसीएस में पूछा गया था, लेटेस्ट है 2023 में। The two union territories which have been given right to take part in the election of President of India by the 70th Amendment of Indian Constitution, तो मैंने अभी डिस्कस में बताया ऐसे दो यूनियन टेरिटरी हैं, वो है दिल्ली एज वेल एज पुडुचेरी। और ये कहां से पावर मिला? 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर विल बी बी। Who among the following are not included in the electoral college for the election of president of India? पूछ रहा है not included, तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। नॉट ऐसे सब बड़ा अच्छे से ध्यान में रखना, नहीं तो गलत हो जाएंगे। कह रहा है नॉट इंक्लूडेड, तो पहला ऑप्शन कह रहा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, ये तो इंक्लूडेड है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आंसर विल बी डी। देखिए कंफ्यूज हो जाइएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्यसभा, लेकिन कह रहा नॉट इंक्लूडेड। राज्यसभा तो इंक्लूड होता, थोड़ा सा वर्ड उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट पार्लियामेंट नहीं लिखा या ना कि राज्यसभा लिखा, तो काउंसिल ऑफ स्टेट को कंफ्यूज करने के लिए इधर दूसरा ऑप्शन में लिख दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में ही बोलते हैं विधान परिषद। तो आंसर विल बी डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैविंग नो रोल इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब देयर इज नो इलेक्टोरल कॉलेज वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following are the member of electoral college? Again repeating questions है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आता है। All the members of two houses of parliament, all elected members of state legislative assemblies, all elected members of UT assembly, ये तो गलत है। All the governors and lieutenant governors, तो कह रहा members of electoral 1 and 2, all members, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगेन यहाँ मैंने कहा मेंबर्स में दोनों ऑप्शंस खुल जाते हैं, इलेक्टेड नॉमिनेटेड। आंसर विल बी ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, ये भी हो सकता है, इसलिए स्टार मार्क है क्योंकि जिस तरीके का ऑप्शन है वहां पे दिया हुआ नहीं है राइट आंसर का, तो इसलिए ये स्टार मार्क है। यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा याद रखिएगा जब प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज पूछा जाए तो आपको 3 बेसिक टर्म याद रखना है, इलेक्टेड, नॉट मेंबर्स, और नॉमिनेटेड नहीं, तो मेंबर्स में दोनों आ जाते, तो हमेशा इलेक्टेड वाला चीज को ध्यान रखिए। और दूसरा नॉट नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड में सब आ जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव वाले भी, लोकसभा वाला, काउंसिल वाला, तो ये सब बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखना है। इलेक्टोरल कॉलेज, अगेन द क्वेश्चन से ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। The members of Board of Election of President of India are elected members of Rajya Sabha, elected members of Vidhan Sabha। थोड़ा सा बस टर्म यूज कर दिया बोर्ड ऑफ इलेक्शन, तो आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, आंसर विल बी डी। अगेन स्टार मार्क, ये कंफ्यूजिंग रहा है क्योंकि ऑप्शंस क्लियर नहीं रखे गए। Which of the following is not correct regarding the president election?
इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इंकमेंट प्रेसिडेंट। नॉट पूछ रहा है, तो ये आंसर सही है, ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट के टर्म खत्म होने से पहले इलेक्शंस हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन खत्म हो जाता, टर्म 5 साल का टर्म होता है, 5 ईयर टर्म होता है। ऐसा नहीं कि 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब इलेक्शंस होंगे। 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो जाते हैं। तो जो सक्सेसर है वो तो उनको पहले से वो आ जाते हैं, फिर उनका ओथ होता है, फिर देन ही और सी ज्वाइन द प्रेसिडेंट पोस्ट। दूसरा ऑप्शन कह रहा द प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर द ऑफिस। तो इलेक्शंस खत्म होने के बाद ओथ लिया जाता है, उसके बाद जिस दिन वो ऑफिस में इंटर करेंगे उस दिन से 5 साल जोड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं कि इलेक्शंस कंप्लीट हुए और डिसाइड हो गया है कि ही और सी XYZ विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ओथ लेने के बाद जिस दिन वो ऑफिस इंटर करेंगे वहां से 5 साल काउंट किया जाता है। तो टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, 5 साल वहां से शुरू होता है जहां से वो इंटर करते हैं। ये भी सही है। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ही कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल, अगर 5 साल टर्म खत्म हो गया और किसी भी कारणवश इलेक्शंस नहीं हुए तब तक वो ऑफिस को होल्ड किए हुए रहेंगे जब तक उनके सक्सेसर ना आ जाए। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज राइट। पूछ रहा नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट, ये गलत है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे जो पुराने इलेक्टोरल कॉलेज है उस पर होंगे, लेकिन इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू प्रपोजल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। प्रपोजर्स होते हैं जो प्रपोज करते हैं नेम को, उसमें कितना मिनिमम नंबर है। तो 10 इलेक्टर्स, 5 इलेक्टर, 20 इलेक्टर, 15 इलेक्टर। ऑप्शन में सही आंसर लिखा हुआ ही नहीं है। तो फॉर द नॉमिनेशन ऑफ ए पर्सन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मिनिमम 50 इलेक्टर्स नीड टू बी प्रपोज्ड एंड फर्दर इलेक्टर्स नीड टू बी नॉमिनेशन में सेकेंडर्स होते हैं। तो 50 तो चाहिए जो फर्स्ट प्रपोजर हो और 50 सेकेंडर हो, तभी आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेशन करते हैं। तो ये ऑप्शन में है ही नहीं 50, तो इसलिए स्टार मार्क है। द इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट in India, the value vote elected members of legislative assembly equals the state population divided by the number the elected member। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, वो फॉर्मूला पूछा है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इक्वल टू द वैल्यू वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड MLA डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। तो ये स्टेटमेंट सही है, जो फॉर्मूला पूछा गया। देयर वेर मोर देन 5000 वोटर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शन। अगेन द लेटेस्ट इलेक्शन के बारे में पूछा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर विल बी ओनली 2। तो एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेज और वो प्रोपोर्शनल रेशियो और कोटा निकाला जाता, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 द वोट वैल्यू ऑफ द ईच मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली वाज, तो 129 उस हिसाब से आपको पूछेगा, इसलिए राजस्थान का स्टेट PSC में पूछा गया। The chief minister of the state in India is not eligible to the vote in the presidential election if he is a candidate, he is yet to prove his majority on the floor of the lower house of the state legislature, he is the member of upper house of the state legislature, he is the member of the lower house of the state legislature। देखिए ऐसे भी सवाल आते हैं। ये कह रहा है कि CM चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, वो कैसे एलिजिबल नहीं हो सकते? वो तभी एलिजिबल नहीं हो सकते हैं अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं हो या वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली भी बोला जाता है। कहने का मतलब इसे राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, स्टेट असेंबली का अपर हाउस किसे बोला जाता है? विधान परिषद को, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर उसके मेंबर हैं तो वो वोट दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने इलेक्टोरल कॉलेज में पढ़ा द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर इसका एग्जांपल आप बिहार के संदर्भ में देखिएगा, नीतीश कुमार जो बिहार के CM है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। कहने का मतलब अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होगा इसलिए वो कभी वोट नहीं दे सकते, क्योंकि जो मेंबर विधानसभा का होगा वही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दैट वाइज द CM हो या कोई भी हो, जो
क्राइटेरिया कंडीशन बना हुआ रिगार्डिंग द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट उसको फॉलो करना चाहिए। तो आंसर विल बी सी, ही इज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट शैल हैव मेनी वोट्स। इसको सेंसस पे पूछा गया था, आंसर विल बी 1971। इसी 1971 पे कोटा निकाला जाता है। Which of the following is not essential qualification for the candidature of president? तो अगर क्वालिफिकेशन देखें क्या क्या होना चाहिए, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एज 35 होना चाहिए। दूसरा, he or she have the criteria condition to the member of the लोकसभा। अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आपका जो क्राइटेरिया कंडीशन है, आप लोकसभा मेंबर बन सकते हैं कि नहीं, उस अगर वो क्राइटेरिया का फुलफिल हो सके तो आपका क्वालिफिकेशन फुलफिल हो सकता है। एक एज है, एक लोकसभा का क्राइटेरिया रखा गया है। दूसरा, he or she not hold the office of profit। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या 10th या 12th पास होना चाहिए या कोई पीएचडी स्कॉलर है। एजुकेशन नेवर बी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। यही तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस बना रहता है कि क्या हमारे भारतीय राजनीति एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्हें लगा कि एजुकेशन उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकता। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द आप बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन, आपके समाज में कितना पकड़ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल सिस्टम। एजुकेशन नेवर बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैरियर। तो आप प्रेसिडेंट बनना चाहें, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें या सीएम बनना चाहें, भारत में शिक्षा कभी एक बहुत बड़ा बाध नहीं बन पाया है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको पता होना चाहिए। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट। तो ट्राई टू रिवाइज योर नोट्स, देन प्लीज सी दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।